प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं क्लास के विज्ञान के पेपर की, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में सितंबर 2025 में 25 सितंबर को हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 42 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को देखेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस जीव में द्विखंडन जनन की विधि है। द्विखंडन का मतलब होता है जिसमें कोई जीव दो टुकड़ों में टूट जाता है और दोनों ही टुकड़ों से नए दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो ये जनन की विधि किसमें है? ये है अमीबा में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस फसल को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब धान को लगाते हैं उससे पहले उसकी प्योद को तैयार किया जाता है और वहां से उखाड़ के उसको खेतों में लगाया जाता है। तो इसका आंसर है धान। धान को पहले पौधशाला में लगाया जाता है, फिर खेत में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत का चुनाव कीजिए। पारंपरिक का मतलब है जो पहले से चले आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं मोट और ढेकली, ये दोनों ही हैं। लेकिन ये दो ऑप्शन दे दिए हैं, तो सी में ये दोनों का नाम दिया है क और ख दोनों, इसलिए इसका आंसर ए बी नहीं होगा, सी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, पशु आहार में प्रतिजैविक क्यों मिलाए जाते हैं। प्रतिजैविक वो पदार्थ होते हैं जो बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है वो पहला ही आ जाएगा, पशुओं में रोगों का संचरण रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 5, खमीर वाले मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है। जो खमीर होता है उसको आटे में मिला के आटे को गूंथ देते हैं, तो कुछ समय के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद वो फूल जाता है। तो क्यों फूल जाता है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण। खमीर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण से वो फूल जाता है। प्रश्न नंबर 6, पेनिसिलिन का उत्पादन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस व्याख्या पर आधारित था। देखो, ये पहले प्रश्न ऐसे आता था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। अब की बार थोड़ा सा प्रश्न इसने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया कि किस व्याख्या पर आधारित था। तो उसने देखा था जहाँ पर फफूंद उगाई गई थी तो वहां पर जीवाणु थे, वो मर गए थे। तो इसने जीवाणु फफूंद की वृद्धि को रोक देता है, वहां पर जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हुई। इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। धान, मक्का और कपास तीनों एक साथ मिलाई जाती हैं, तीनों एक साथ बोई जाती हैं, इसलिए ये तो हैं तीनों खरीफ की फसलें। और खरीफ के बाद दूसरी फसल है जो गेहूं, चना, मटर, ये क्या है? रबी की फसलें। प्रश्न नंबर 8, किस ईंधन को काला सोना कहा जाता है। तो इसने बोला, नाम बोल दिया है भाई, किस ईंधन को बोला जाता है। तो ईंधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? काला सोना। वैसे हरियाणा में काला सोना मुर्रा नस्ल की भैंस को भी बोला जाता है। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 9, यीस्ट किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। तो सूक्ष्म जीवों के 5 प्रकार होते हैं। तो जो यीस्ट है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो उसका आंसर है कवक। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है।
आप उदाहरण देखेंगे, कागज है जल सकता है, लकड़ी है जल सकती है, पेट्रोल है जल सकता है। उदाहरण देख के भी इनमें से अलग छाट सकते हैं। कांच है वो दहनशील पदार्थ नहीं है। दहनशील का मतलब होता है जलने योग्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 11, जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? प्राकृतिक आवास में रहने के लिए चिड़ियाघर है वो उनका प्राकृतिक नहीं होता। जल जीवशाला, जल जीवशाला का मतलब है वो जैसे मछली पालते हैं घरों में, छोटा सा वो शीशे में रखते हैं, वो होते जल जीवशाला, उसमें भी नहीं है। बोटनिकल गार्डन ये होते हैं वनस्पति उद्यान का मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं दवाइयों के लिए या फिर अलग अलग पर्पज के लिए, तो ये भी नहीं है। तो इसका उदाहरण है अभ्यारण्य, जो पाठ में हमने पढ़ा था, पंचमढ़ी 7वीं क्लास में भी आया था। तो ये अभ्यारण्य में जंतुओं को प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 12, बीज बोने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? बीज बोने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बीज बोने के लिए सीड ड्रिल, सीड ड्रिल एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ी जाती है और जो बीजों को बोने का काम करती है। प्रश्न नंबर 13, मानव जीवन के किस चरण में अचानक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो भावनाओं और शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ऐसे परिवर्तन होते हैं। प्रश्न नंबर 14, वनों की कटाई किससे प्रभावित करती है? किस किस को प्रभावित करती है अगर वन कट जाएंगे? ऑप्शन 1, मृदा की उर्वरता, वन्य जीव और वर्षा, ये तीनों को ही प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो जीवों के मृत शरीर से बना हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो दहन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। उसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु किस में सहायता करता है? राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो दाल वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ों में मिलता है और वो जो वायु में नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके पौधे को दे देता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ऐसे पौधों में हमें अलग से यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, उद्योगों में यीस्ट का मुख्य उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? जो यीस्ट होता है और फैक्ट्री में उसका जो प्रयोग होता है शराब के निर्माण में होता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए बंजर भूमि पर पेड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? अगर पेड़ों की कटाई हो रही है वो तो होता है मरुस्थलीकरण। अगर वनों को लगाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे पुनर्वनीकरण। ये इसका आंसर है बी वाला। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है? जीवाश्म ईंधनों के जलने पर कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली मुख्य भूमिका निभाती है? कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा जो गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। उसके बाद प्रश्न नंबर 21,
तेल और सिरके का प्रयोग अचार को खालिस्तान होने से बचाने के लिए किया जाता है। तेल और सिरका अचार में इसलिए डालते हैं ताकि वो अचार खराब ना हो। प्रश्न नंबर 12, जीवों में उत्तरजीविता के लिए खालिस्तान आवश्यक है। उत्तरजीविता मतलब जीवित रहने के लिए। तो जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन या ऑक्सीजन भी जरूरी होते हैं, ये दोनों ही आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये सही है या गलत? तड़ित का मतलब है जब आकाश में चमक दिखाई देती है, जैसे बिजली गर्जना बोलते हैं, उससे क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, होता है। प्रश्न नंबर 24, मेंढक के जीवन चक्र में प्रथम चरण खालिस्तान है, तो इसका आंसर अंडा है। ठीक है। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन द्वारा जन्मे शिशु को खालिस्तान शिशु कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या आ जाएगा? टेस्ट ट्यूब शिशु, उसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब शिशु। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, कमरे के तापमान पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? तो इसका आंसर है, जो कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली इसलिए आग नहीं पकड़ती है क्योंकि वह अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचती है। कोई भी वस्तु तभी आग पकड़ती है जब वह अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 27, विच इज लकड़ी और सीएनजी में कौन सा बेहतर ईंधन है और क्यों? तो लकड़ी और सीएनजी में अच्छा कौन सा ईंधन है? तो इसका आंसर है सीएनजी। क्यों बेहतर है? क्योंकि इससे जो मिलने वाली ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, किलो जूल प्रति किलोग्राम बहुत ज़्यादा मिलती है और लकड़ी से कम मिलती है। दूसरा, इसमें सीएनजी में धुआं नहीं निकलता, लकड़ी में धुआं निकलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है? आप अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अपने द्वारा किए जा सकने वाले 2 प्रयास बताएं। आपने ये बताना है कि आप पर्यावरण को साफ रखें, अच्छा बनाएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो 2 आसान सी बातें, भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करें और लगे हुए जो पेड़ हैं उनको बचाने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3, किसान रासायनिक कीटनाशक के स्थान पर जैव कीटनाशकों का प्रयोग क्यों करना पसंद करते हैं? भाई, जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका के स्थान पर जो जैव कीटनाशक है उनका प्रयोग करने का क्या फायदा, ये बताना है। भाई, ये कि आसानी से मिल जाते हैं, इनकी कीमत कम होती है और सबसे मुख्य बात क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। प्रश्न नंबर 30, नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नाइट्रोजन चक्र का मतलब है, जो नाइट्रोजन है, जैसे जल चक्र होता है वायुमंडल में घूमता रहता है, ऐसे ही नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में घूमती रहती है। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन है, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसको पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार से
वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे कर सकते हैं और वो स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 31, तुम्हारे द्वारा कागज खराब करने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई कागज है, कोई भी खराब करे, तुम करो, मैं करूं या कोई भी करे, तो पर्यावरण का नुकसान ही होगा, क्योंकि जो पेड़ बनते हैं, जो कागज बनते हैं वो पेड़ों से बनते हैं। अगर पेड़ों की कटाई होगी तो पर्यावरण हमारा प्रदूषित होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 32, खाद्य प्रसंस्करण में निम्न में मित्र सूक्ष्म जीवों का एक लाभ लिखिए। मतलब कि जो फूड प्रोसेसिंग है, खाना बनाने में जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या मदद करते हैं वो बताना है। तो पहली बात है भाई, इडली डोसा बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं और सिरका बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, और जो शराब बनाने में भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो काम में लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33, नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में उचित उदाहरण सहित अंतर लिखिए। नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों में उचित उदाहरण सहित अंतर लिखिए। नवीकरण वो होते हैं वो संसाधन जो कभी ना कभी खत्म नहीं होंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, जब तक धरती पे सूरज है, जीवन है, सूर्य निकलता रहेगा, हमें हर रोज मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा है जो पवन से मिलती है, जो हर रोज मिलती रहेगी, हवा चलती रहेगी और मिलती रहेगी। तो ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले होते हैं उनको हम नवीकरणीय बोलते हैं। उदाहरण भी बता दिए हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, CNG है। ये ऐसे हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते रहे तो कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34, PCRA क्या है और इसके क्या कार्य हैं? P से पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ इसका पूरा नाम है। ये भारत सरकार के अधीन काम करता है और इसका कार्य ऊर्जा तथा ईंधन की बचत को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35, स्वतः दहन के कारण किसी दुर्घटना के बारे में लिखें। स्वतः दहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में अपने आप से आग लग जाना, बिना आग लगाए, बिना माचिस के या बिना किसी कारण के आग लगना। तो किसी दुर्घटना के बारे में बताना है। तुमने पहले सुना भी होगा, टीवी में भी देखा होगा। अभी कुछ साल पहले अमेरिका के जंगलों में आग लग गई थी, या मतलब घास वगैरह जो सूखे होते हैं उनमें आग बिना लगाए अपने आप भी लग सकती है, ये इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 36, टैडपोल निर्माण न होने पर मेंढक के जीवन चक्र पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। सबसे पहले सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेंढक है, मेंढक का जीवन चक्र क्या होता है। पहले अंडे होते हैं, अंडों से टैडपोल बनता है और टैडपोल से मेंढक बनता है। इसने बताया है कि अंडों से अगर टैडपोल ही ना बने तो मेंढक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर टैडपोल ही नहीं बना, अंडे ऐसे कैसे रहे, तो फिर क्या होगा, जो मेंढक की संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती रहेगी और तंत्र से समाप्त हो जाए तो नाइट्रोजन चक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नील हरित सवाल होते हैं बेटा वो करते हैं, जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है
उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसके बाद पौधे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये नील हरित शैवाल नहीं होंगे तो वो नाइट्रेट नहीं बनेगा और पौधे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से पौधे क्या हैं, प्रभावित होंगे, कमज़ोर, बीमार हो जाएंगे और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो ये इसमें बताना है, प्रभावित हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। प्रश्न नंबर 38, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? 3 मुख्य कारण लिखिए। वन्य जीव संरक्षण का मतलब है जो वन में रहने वाले जीव हैं उनको बचाना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली बात क्या है, जो इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण है, उसके लिए सभी प्रकार के जीवों को बचाना जरूरी है। दूसरा क्या है, जैव विविधता, पृथ्वी पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए। तीसरा, अगर ये जीव बचेंगे तो ही मनुष्य बचेगा, वरना मनुष्य भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं मनुष्य के साथ, इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 39 क्या है, जंतुओं के प्रवासों के कारणों की विवेचना कीजिए। जो जंतु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं? तो जंतु का प्रवासों का मुख्य कारण उनका भोजन तथा जनन होता है, ताकि वो अपनी संतति को आगे बढ़ा सके। प्रश्न नंबर 40, वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संकटापन्न जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध जोड़ते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें बताना है जो संकटापन्न स्पीसीज वो प्रजातियां जिनके जनसंख्या एक निश्चित लेवल से नीचे जा चुकी है और वो विलुप्त होने के कगार पे है, खत्म अभी हुए नहीं है, खत्म होने के कगार पे हैं, तो ऐसी संकटापन्न स्पीसीज उनको बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल बहुत ज़रूरी हैं, ताकि प्राकृतिक आवास में उनको बचाया जा सके। प्रश्न नंबर 41, काला सोना के पृथ्वी से समाप्त होने की स्थिति में दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो काला सोना सबसे पहले बोलते हैं पेट्रोलियम को, और कोयले के लिए भी इस्तेमाल होता है कई बार। तो ये पेट्रोलियम और कोयले के लिए काला सोना बोला गया है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोयला होता है, कोयले का निर्माण मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो बिजली बनाने में किया जाता है। तो अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी, और बिजली नहीं बनेगी तो इससे बिजली से चलने वाले जितने भी काम हैं सब प्रभावित होंगे। और उसके बाद जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस इसके ऊपर मिलती है। ये सभी नहीं होंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बाधित होंगे, हमारा जो दैनिक जीवन है वो बहुत प्रभावित होगा। इसके बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 42, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। और पहला इसका पार्ट दे रखा है कि बाह्य निषेचन करने वाले जानवर अधिक अंडे क्यों उत्पन्न करते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जानवर कम अंडे उत्पन्न करते हैं। भाई जो बाह्य निषेचन करते हैं मतलब शरीर के बाहर बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मेंढक और मछली, तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी तो सैकड़ों हजारों में भी अंडे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के बाहर वो सुरक्षित नहीं रहते, कभी कोई जानवर खा लेता है, कभी कैसे,
वो नष्ट हो जाते हैं, उनमें से कुछ ही जीवित रह पाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा अंडे देने पड़ते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। अनुच्छेद 2 में बताए अनुसार 2 जानवरों के नाम लिखिए जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन वाले 2 नाम इसमें बता रखे हैं। देखो भाई, ये है हाइड्रा और प्लानेरिया। ये प्रजनन और कली बनने के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ये उदाहरण बता दिया। और कली बनने और प्रजनन के बीच का अंतर उदाहरण सहित समझाइए। कली बनने का मतलब है जैसे एक पेड़ से दूसरी शाखा निकलती है, ऐसे ही हाइड्रा में शाखाएं निकलती हैं। वो शाखाएं टूट गए, उनसे नया पेड़ है। जैसे हाइड्रा ऐसा होता है, ऐसे इसकी आकृति होती है। जैसे यहाँ से ये जब ये टूट जाएगा तो ये 2 बन जाएंगे। ऐसे फिर इसमें शाखा निकल जाएगी, वहाँ से टूट के 2 बन जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रजनन ये करते हैं। उसके बाद है कली बनने वाला है कि जैसे फूल निकलता है, ऐसे ही कुछ जीवों में कली टाइप बनता है। उससे फिर वो पौधे से, उस शरीर से अलग हो जाता है और उससे वहाँ से नया पौधा अपने आप बन जाता है। अब प्रश्न नंबर इसका 3 है। कल्पना कीजिए यदि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन के स्थान पर बाह्य निषेचन होता तो क्या समस्याएं उत्पन्न होती, तर्क से समझाइए। तो अभी हमने बताया था मेंढक और मछली में शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो अगर इंसानों में भी होता तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे या फिर शिशु पैदा करते जो बाहर होते, वो सेफ नहीं होते पर्यावरण से, या कुछ और जानवरों के कारण उनको मार दिया जाता। तो इस कारण से जो मनुष्यों की जनसंख्या वो भी प्रभावित होती। तो ये इसमें बताना है। बच्चों, आपने पूरा पेपर देख लिया है तो कमेंट करो और